अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये एसबीआर के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के जो भी मार्च के अंदर एग्ज़ाम्स बन दे रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी टिप्स समझ लें, गाइडेंस समझ लें या जो भी समझ लें। एक आपको पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका है, पेपर को किस तरह लेके चलें, उसकी थोड़ी मैं आपको टिप्स या गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है हमारा जो पेपर है वो होता है, इसके अंदर 4 सवाल आ रहे होते हैं, ठीक है। 4 सवाल इसके अंदर आ रहे होते हैं, जिसके अंदर पहला आपके पास सवाल जो होता है कंसोलिडेशन के ऊपर होता है। दूसरा आपके पास जो सवाल होता है इसके अंदर एथिक्स भी आ रहे होते हैं, और नॉर्मल स्टैंडर्ड भी आता है, और 3-4 भी स्टैंडर्ड के ऊपर होता है। अब पेपर को अटैम्प्ट किस तरह करना है, देखो आपके पास जो पहला सवाल होगा कंसोलिडेशन का जो सवाल है, उसमें पता है आपको क्या क्या चीज़ें आ सकती है आपके पास में। या तो आपके पास स्टेप एक्विजिशन है, मतलब आपके पास एसोसिएट टू सब्सिडरी जा रहे हैं, सब्सिडरी टू सब्सिडरी फर्दर एक्विजिशन हो रही है, या आप इन्वेस्टमेंट से जो हम IFRS 9 के अंदर डील कर रहे होते हैं उससे आप डायरेक्ट कंसोलिडेशन पे जा रहे हैं, फॉरेन सब्सिडरी हो रही है, डिस्पोजल हो रहा है, वगैरह वगैरह चीज़ें आ रही होती है। पहला सवाल आपके पास ये आ रहा होता है। हमारे पास कैलकुलेशन होती है उसके अंदर, हमारे पास उसको एक्सप्लेनेशन होती है, फिर उसके अंदर कुछ और भी सवाल होते हैं, जैसे कि कोई ट्रेडिंग हो रही है इनके बीच में, करंट इशू भी आ सकता है। क्वेश्चन 1 की कोई करंट एग्जामिनर ने हमें नहीं बताया कि जो करंट इशू है, जिन जो भी एसबीआर पढ़ रहा है उनको पता होगा करंट इशू हमारे पास हर एग्ज़ाम के अंदर टेस्ट हो रहे होते हैं। तो करंट इशू का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बताया। क्वेश्चन 1 में भी आ सकता है, क्वेश्चन 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। पेपर आपको किस तरह लेके चलना है और पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना है और पेपर लिखना किस तरह। सबसे पहले मैं आपको एक कीवर्ड है SAC, सैक बोल लें या जो भी आप समझ लें। सैक का मतलब है, एस हमारा स्टैंड फॉर करता है स्टेट द रूल, ए जो हमारा स्टेट जो ए का मतलब होता है अप्लाई द रूल, और सी का मतलब होता है कंक्लूजन। मतलब जो भी आपके पास सवाल आ रहा हो, आपको सबसे पहले उस स्टैंडर्ड के बारे में बताना है। जैसे कि IFRS 15 के ऊपर आ रहा है तो आपको पूरा IFRS 15 ही समझाना होगा। जैसे कि अगर कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जैसे या तो आपके पास IFRS 15 के अंदर आपका जो आखिरी स्टेप होता है स्टेप 5, रिकग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, या तो पॉइंट इन टाइम करे या तो पॉइंट ओवर टाइम करे। तो पर्टिकुलरली आपसे कोई पूरा IFRS 15 लिखने को नहीं बोलेगा, आपको स्टेप 5 समझाना होगा कि पॉइंट इन टाइम में क्या होता है, पॉइंट ओवर टाइम में क्या होता है। पॉइंट इन टाइम हम जब करेंगे जब हमने उसका कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया है, लीगल टाइटल दे दिया है, फिजिकल पोजीशन दे दिया है। ओवर टाइम कब करेंगे, जब उनको बेनिफिट साइमल्टेनियसली मिल रहा हो, बाय द टाइम जब जब एसेट बन रहा हो उसके हिसाब से उनको बेनिफिट मिल रहा हो। तो आपको इस तरह समझाना होता है, स्टेट द रूल, फिर आप अप्लाई द रूल करेंगे। मतलब अगर मैनेजमेंट ने उसको पॉइंट इन टाइम लिख दिया है तो आपको बताना चाहिए था कि मैनेजमेंट ने पॉइंट इन टाइम गलत कर दिया है और उसको ओवर टाइम करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये आप उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फिर कंक्लूजन देंगे कि इस मैनेजमेंट की वजह से जो उन्होंने ट्रीटमेंट की इसकी वजह से हुआ क्या है कि आपका रेवेन्यू अर्ली रिकग्नाइजेशन हो गया है, या तो ओवर रिकग्नाइजेशन हो गया या अंडर रिकग्नाइजेशन है। इसी तरह हमारी अगर कोई लाइबिलिटी होगी जो उसकी वजह से इफेक्ट हो रही है, या कुछ भी रिसीवेबल उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, तो उसका इफेक्ट आप बता देंगे अपने कंक्लूजन के अंदर। तो इस तरह आपको किसी भी सिनेरियो, फिर क्वेश्चन 2 हो, क्वेश्चन 3 हो, क्वेश्चन 4 हो, इनफैक्ट कंसोलिडेशन का सवाल हो, उसके अंदर आपको पहले समझाना होगा स्टेट द रूल, अप्लाई द रूल और कंक्लूजन। अब सपोज करते एग्जाम्पल है आपके पास क्वेश्चन 1 के अंदर आ गया है कि आपने कोई सब्सिडरी एक्वायर की, ठीक है। आपके पास एसोसिएट से, अब वो जा रहे हैं आप एसोसिएट से सब्सिडरी, आप मतलब आपने सब्सिडरी बना ली है उसकी, फर्दर अब 50% आपके पास कंट्रोल मोर देन 50% आ गया। तो अब आप इसको किस तरह डील करेंगे, आपसे पूछेंगे गुडविल की कैलकुलेशन करके दिखाओ, और या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने को नहीं आती, फॉर एग्जांपल गुडविल की कैलकुलेशन पूछ लें। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन क्या करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, गुडविल क्या होता है भाई, वो गुडविल होती है कि हमारी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट माइनस जो हमने कंसिडरेशन पे की है, फिर वो कैश में की हो, कंटिंजेंट हो, डेफर्ड हो, जो भी हो वो कंसिडरेशन हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। एज पर IFRS 3 गुडविल ऐसी होती है। अब अकॉर्डिंग टू IFRS 3 अगर वो गुडविल फुल मेथड है या मतलब वो फुल गुडविल का मेथड है या पार्शियल पे निकाला है, अब वो एक्सप्लेन कर देंगे। फुल गुड में क्या होता है कि फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी हम इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं अपनी गुडविल की कैलकुलेशन में, और अगर वो आपके पास क्या कहते हैं पार्शियल है तो उसके अंदर हम फेयर वैल्यू ऑफ NCI नहीं ले रहे होते। अब
अब आपके फर्दर एक्सप्लेन, क्योंकि आपने एसोसिएट टू सब्सिडरी गए हैं तो आप उसके अंदर बता देंगे होता क्या है। अकॉर्डिंग टू IFRS 3 जब एसोसिएट से हम सब्सिडरी पे जाते हैं तो हम एक तरीके से अज्यूम करते हैं कि हमने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो बेच दी, क्योंकि हमें एसोसिएट की जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी जिस दिन हम सब्सिडरी एक्वायर करने जा रहे हैं उस दिन उस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाएंगे। तो एक सपोज एग्जांपल होती है कि हम अपनी एसोसिएट को फ़ौरन बेच के वापसी खरीद रहे हैं, इसको फ़ौरन बेच के वापसी खरीद रहे हैं कि हमने उसको वापसी फेयर वैल्यू पे खरीद लिया। तो अकॉर्डिंग टू IFRS 3 हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू को, जो हमारी पिछली इन्वेस्टमेंट होती है उसको फेयर वैल्यू ऑफ NCI पे ले आते हैं और उसका जो भी उस दिन प्रॉफिट और गेन एंड लॉस आ रहा था वो जो भी प्रॉफिट और लॉस आ रहा होता है उसको फेयर वैल्यू पे लाने में वो हम PNL में लेके जाते हैं। ये हमने स्ट्रेट कर दिया रूल। अब इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, पहले आप करेंगे, आप अपनी कैलकुलेशन निकालेंगे, फिर अपनी उस कैलकुलेशन को समझाएंगे कि आपने फेयर वैल्यू ऑफ NCI फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी आपकी पुरानी थी वो कैसे लेके आए। अब फेयर वैल्यू अकॉर्डिंग टू आप लेवल 1 लेके आए, ये फेयर वैल्यू IFRS 13 पे चले गए कि आपने उसको फेयर वैल्यू लेवल 1 से निकाला है, लेवल 2 से निकाला है, लेवल 3 से निकाला है। इसी तरह आपने जो उनकी नॉन करंट एसेट को वैल्यू किया किस तरह किया है, और जो आपने अपनी कंसिडरेशन पे की है, अगर शेयर्स पे किए तो आपने किस प्राइस पे अपने शेयर्स पे किए वो बता दें। फेयर वैल्यू ऑफ NCI आपको गिवन होगी तो आपको ये अब एक्सप्लेन करना होगा कि हमने फेयर वैल्यू इसकी ऐसे निकाली, हमने ये कंसिडरेशन पी है, कंटीजेंट कंसिडरेशन पे की तो हमने ऐसे पे करेंगे, वो एक्सप्लेन कर दिया और कंक्लूजन में आपको देना होगा। तो हर चीज़ में आपको ये रूल याद रखना है कि आपको स्टेट करना है, अप्लाई करना है, कंक्लूड करना है। ये सबसे पहले आपका सवाल कंसोलिडेशन का। अब उसके अंदर भी पार्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि अब कुछ एग्जाम्पल स्टैंडर्ड है, जैसे कि IFRS 15 है, IFRS 16 है, IAS 38 दिखने को तो बहुत आसान है, लेकिन जब पेपर में पूछता है ना फिर ऐसे घुमा के पूछता है कि आपका दिमाग ही घूम जाए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हम कंसोलिडेशन की बात कर रहे थे, उसके अंदर IAS 12 भी डाल लेते हैं, जो कि इनकम टैक्स या डेफर्ड इनकम टैक्स भी आ रहा था, क्योंकि हम अब उनके एसेट को, उनके ज़ाहिर जो हमने सब्सिडरी एक्वायर की है हम उनके एसेट को फेयर वैल्यू पे ला रहे होते हैं एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो हमें जब उनकी रीवैल्यूएशन हो रही होगी एसेट तो उसकी वजह से डेफर्ड टैक्स की हमें मूवमेंट को रिकग्नाइज करना होगा, तो उसकी भी एडजस्टमेंट होगी। तो ये सब भी हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अब नीचे आप दूसरे पार्ट्स में आएंगे तो आपको फर्दर एक्सप्लेन करना होगा, इसी तरह चीज़ें आपकी कंसोलिडेशन की होती रहेगी। अब क्वेश्चन 2 पे है। क्वेश्चन 2 में होता क्या है, एथिक्स का सवाल आता है। अब जो एथिक्स का सवाल है ना, क्योंकि हमने F8 में इतना एथिक्स पढ़ के आए, ये नहीं कि हमने एथिक्स नहीं पढ़ा तो हर सब्जेक्ट में, जैसे कि हमने F5 के अंदर भी F4 के अंदर भी एथिक्स पढ़ा हुआ है, हमने F7 के अंदर भी एथिक्स पढ़ा है, हमने F8 के अंदर भी एथिक्स पढ़ा हुआ है। तो हमने और F8 तो हमारे पास डील भी होता है, एथिक्स के सवाल आ रहे भी होते, तो हमें पता है ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है, हमें सब पता है। इससे ज़्यादा उससे बाहर कुछ भी चीज़ नहीं है। फैमिलिटी है, इंटीमिडेशन है, ये सब चीज़ें उसके अंदर ही आ रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जो उसके 5 प्रोफेशनल जो भी हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स है उसके अंदर फर्दर वो चीज़ें आ रही होती हैं। तो हमें एथिक्स का सवाल कैसे करना है, एथिक्स के सवाल में कोई ऐसी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले आप बताएंगे कि एज अ यूज़र ऑफ, अगर वो सवाल आ रहा है अकाउंटेंट पे, सही अकाउंटेंट पे आ रहा था, अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब जैसे कि मैं आपको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि वो यूज़र्स के पास जा रही होती है तो उसको ट्रू रिप्रेजेंटेशन देनी होगी। 1 मिनट में पॉज कर रहा हूँ, मैं आपको बल्कि चीज़ें बता भी दूँ साथ साथ ही। अच्छा, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको सिर्फ स्टेट करना होगा इसके अंदर, जैसे कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास जा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हमेशा ट्रूली रिप्रेजेंट करनी चाहिए जो एंटिटी की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और अब जैसे कि सवाल था अकाउंटेंट ने कोई मसला कर रहा है या अकाउंटेंट पे कोई डायरेक्टर इंटिमिडेट कर रहा है, मैं एग्जांपल बना रहा हूँ कि एथिक्स का सवाल आया हुआ है कि डायरेक्टर बोल रहा है कि आप ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लें, मैं कह रहा हूँ आपको रिकॉर्ड कर लें वरना आपकी जॉब चली जाएगी, ये मैं आपको ये बेनिफिट दूंगा, मैं आपको वो बेनिफिट दूंगा, ये एथिक्स का एक सवाल है। तो अब आप बताएंगे एज पर अकाउंटेंट अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको चाहिए कि उस पर लाजिम है कि वो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करे, ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर जो भी है, और वो अपना ट्रस्ट ना तोड़े, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा होगा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होगी, उस पर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलाई कर रहे होते हैं। जिसने IAS 1 पढ़ा हुआ है उसको पता है कि इसकी चीज़ें क्या क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट व्यू करना चाहिए। तो क्योंकि इस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो यूजर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलाई कर रहे हैं तो इट शुड बी ट्रू एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, इसलिए अकाउंटेंट को चाहिए कि वो उनका ट्रस्ट ना तोड़े और फॉलो करे कोड ऑफ एथिक्स। ये आपने एक पैराग्राफ एथिक्स का समझा दिया। अब आप उसको अप्लाई करें सिनेरियो पे। अब आप बताएं कि भाई डायरेक्टर जो कह रहा है कि ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दे अकाउंटेंट को, ये अगेंस्ट ही कोई स्टैंडर्ड है, अगर कोई स्टैंडर्ड है जैसे कि IFRS 15 है, इसने पॉइंट एंड टाइम करनी है, करना ओवर टाइम से, तो आप बताइए इसने गलत किया है, और मतलब अकॉर्डिंग टू IFRS 15 भी इसने गलत किया है, और एज पर कोड ऑफ एथिक्स
डायरेक्टर उसको इंटिमिडेट कर रहा है, ये आपने लिंक कर दिया एथिक्स से। आपने क्या कर दिया, लिंक कर दिया कि इंटिमिडेट कर रहा है, और साथ साथ वो बोल रहा है आपको कोई बेनिफिट देगा, तो आप बोलेंगे इसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है क्योंकि उसको पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है डायरेक्टर से। इस तरह आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया अपना सेकंड पैराग्राफ में। अब थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में आप करेंगे रिकमेंडेशन देंगे कि अब डायरेक्ट अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए। अब आप बताएंगे सेफगार्ड्स, बताएंगे कि अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए। आप बताएंगे कि भाई आप डायरेक्टर से साफ साफ मना कर दें कि भाई हम कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं, उसको रिमाइंड कराए कि भाई एज पर कोड ऑफ एथिक्स हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर वो फिर भी ना माने, फिर आप बोले मैं आपकी ऊपर जाके मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंप्लेन करूँगा। आप जाके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उस बारे में कंसल्ट करेंगे, जो भी इशू है वो उनको समझा देंगे। अगर वो भी नहीं मानते, मतलब वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, फिर आपके पास होता है कि आप जाके ACCA बोर्ड को बोल दिया, जो भी पर्टिकुलर बोर्ड है उस कंट्री के अंदर, उसके साथ डिस्कस कर लें। अगर फिर भी नहीं मानते तो आप रिज़ाइन कर दें। आप रिज़ाइन कर दें, आपने सेफगार्ड बता दिए उसको, आपने अपने आंसर में सेफगार्ड बता दी। तो आपको करना क्या है, एथिक्स के सवाल में पहले बता दें यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, और क्या अकाउंटेंट के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स मतलब उनके ऊपर कंप्लाई करते हैं, उनको किस तरह करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्योंकि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलाई करते हैं। फिर आप अप्लाई करेंगे कि क्या हो रहा है, कौन सा प्रोफेशनल कोड वायलेट हो रहा है, और उसके सेफगार्ड बता देंगे। इस तरीके के बस एथिक्स का सवाल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। कोशिश आपको करनी है कि एथिक्स के 2 से 3 सवाल आप प्रैक्टिस कर लें। आप 2 से 3 सवाल प्रैक्टिस कर लें, और जितने भी और सवाल हैं किट के अंदर उनके आंसर्स पढ़ लें, ताकि आपको तरीका आ जाए समझाने का। देखो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ना सिनेरियो रिपीट होगा, आपको लिखने का तरीका समझ आ जाएगा, आपका सवाल हो जाएगा। जब आप लिखने बैठेंगे ना एक दफ़ा, तो आप लिखते चले जाएंगे, फिर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने जब एक दफ़ा आंसर समझ लिया ना, 10-15 आंसर पढ़ लिए एथिक्स के, तो आपको पता है यार हर तरीके से बस फॉलो एक ही पैटर्न हो रहा है, सिर्फ सिनेरियो चेंज हो रहा है, और आंसर लिखने का तरीका क्या रूल, जैसे हमने पहला पैराग्राफ बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता, बस वो केस विद केस चेंज होते जा रहा है, बस ये चेंजेस आएगी, इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 में क्या होता है, कुछ थोड़ा सवाल डिफरेंट कैसे होता है। देखो अब फॉलो हमें तय ही करना है, जो स्टेट द रूल है, अप्लाई द रूल है, कंक्लूजन है। अब होता क्या है, इसके अंदर होगा जैसे IAS 38 में क्या होता है, अगर वो पायरेट वाला जिसको क्राइटेरिया पता है, क्योंकि जो इंटेंजिबल एसेट हम इंटरनली जनरेट कर रहे होते हैं उसका कुछ क्राइटेरिया जो उसको मीट करना चाहिए। फिजिकली पॉसिबल है, फाइनेंशियली फीसेबल है, टेक्नोलॉजिकली फीसेबल है, और बेनिफिट इसके प्रोबेबल है, चांसेस ऑफ इकोनॉमिक आउट ओ इनफ्लो प्रोबेबल है। तो ये सारी चीज़ें उसकी कंडीशन हमें देखनी होती है। अब सवाल में किया हुआ है, बताया कि एज पर डायरेक्टर ने या जो भी अकाउंटेंट था उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब रिकग्नाइज कर लिया IAS 38 मतलब इंटेंजिबल एसेट उसने रिकग्नाइज कर लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपने बोला कि इसके सारे क्राइटेरिया मीट नहीं होते, तो उसको असूलन एज पर IAS 38 नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने कर दिया। अब आपको क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप पूरा वो बताएंगे IAS 38 का क्या, IAS 38 होता क्या है, और उसका जो रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया है इंटरनली का, उसका ये क्राइटेरिया है कि इसको ये पायरेट वाला फॉलो करना है। ये आपने एक्सप्लेन कर दिया, स्टेट द रूल कर दिया। फिर आप अप्लाई करेंगे, आप बताएंगे कि मैनेजमेंट हैज़ डन द रॉन्ग ट्रीटमेंट बाय रिकग्नाइजिंग द इंटेंजिबल एसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट डज नॉट मीट द इंटेंजिबल एसेट क्राइटेरिया। फिर आप बताएंगे उसने क्यों नहीं कैसे नहीं वो मीट के क्राइटेरिया, मतलब वो प्रोबेबल चांसेस नहीं थे या टेक्नोलॉजिकल फीसेबल नहीं थे, जो रीज़न थे वो आपने समझा दिए, अपने आंसर में अप्लाई करके दिखा दिया। फिर आप एक और चीज़ में बता सकते हैं, क्योंकि उसने वो रिकग्नाइज कर लिया था, जिसकी वजह से उसने अपने इंटेंजिबल एसेट ओवरस्टेट कर दिए, जिसकी वजह से उसने एमोटाइजेशन की होगी, एमोटाइजेशन की वजह से हमारे प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गए। तो ये आप फर्दर एक एक्सप्लेनेशन दे देंगे, अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम है तो आप ये समझा दें कि क्योंकि इसने रॉन्ग रिकग्नाइजेशन की है, जिसकी वजह से इसने अपना इंटेंजिबल एसेट ओवर रिकॉर्ड कर दिया है, क्योंकि और जिसकी वजह से अगर वो एमोटाइजेशन कर रहा था तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट अंडर स्टेट हो गया, ये आपने अप्लाई कर दिया। अब कंक्लूजन देंगे कि भाई इन्होंने गलत ट्रीटमेंट की है, एज पर IAS 38 ऐसे नहीं होना चाहिए था और ऐसे होना चाहिए था, जिसकी वजह से आपने ओवर स्टेट और अंडर स्टेट ये कर दिया। ये इस तरीके से आपने कंक्लूड कर दिया आंसर, 2 लाइन 3 लाइन जो भी आपने, बस स्टेट द रूल करना है, अप्लाई द रूल करना है और उसको कंक्लूड करना है। ये आपका यहाँ तक हो गया दूसरा सवाल। अब तीसरा और चौथा सवाल देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन 1 में नहीं आया, क्वेश्चन 2 में नहीं आया, तो क्वेश्चन 3 में आपके पास करंट इशू आ रहा होगा। क्वेश्चन 3 में करंट इशू कैसे आ रहा होगा, आपको क्या करने हैं, हाँ आपको करना क्या है कि
आर्टिकल्स अवेलेबल होंगे एसीसी की वेबसाइट पे, जिसके अंदर ला तादाद आर्टिकल्स अवेलेबल है। आपको चाहिए कि अगर आपकी तैयारी हो गई है तो अभी से बल्कि अब तो मेरे ख्याल से 8-9 दिन रह गए होंगे, तो बस रोज़ 2 से 3 आर्टिकल पढ़ ले, जितनी भी वेबसाइट पे ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो है और करंट इशूज़ उस पर स्टैंडर्ड पे होते हैं। IAS 19 के अंदर है हमारे पास और IFRS 2 के अंदर है। करंट इशूज़ हर टॉपिक के, हर स्टैंडर्ड के आ रहे होते हैं, क्योंकि बाय द टाइम इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आ रही है, तो कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ इशूज़ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आज के टाइम में फिर वो ऑब्सलीट हो रहे हैं या वो मीट नहीं कर रहे होते रिक्वायरमेंट जो आज के टाइम में हो रही थी, जिसकी वजह से करंट इश्यूज़ हमें वो पढ़ने हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या चेंजेस आ रही है, वो हमें करंट इश्यूज़ में समझ आ जाएंगे। वो आपको आर्टिकल्स, एक मिनट, हाँ, तो आपको वो सारे आर्टिकल्स अपने पढ़ने हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश तो ये होगी कि आपके वो लग जाए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं समझना कि वो आर्टिकल अगर आपके पास आ गया या वो आर्टिकल बोलो करंट इशू आपके पास आ गया और आपने ज़रूरी हो पढ़ाओ। कुछ होता है देखो, पढ़ा नहीं होता। हर दफ़ा ये होगा कि उनका जो अब ये तो नहीं ना आपको पेपर बता रहे हैं, आर्टिकल वो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है कंट्री के अंदर या विद इन द ग्लोब, जो भी डेवलपमेंट चल रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अंदर, तो वो डिस्कशन उसके अंदर आर्टिकल्स में अवेलेबल होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो ही आर्टिकल आपके पेपर में, और आपको पेपर नहीं बता रहे, इतने अच्छे नहीं है वो, तो आपको कोशिश करनी है वो सारे पढ़ ले, अगर कि खुदा ना खास्ता ऐसा आर्टिकल लग गया तो आप अपना आंसर कर सके। लेकिन देखो, आपने IFRS सारे पढ़े हैं, SBR आप पढ़ के आ रहे हो, तो ये बात याद रखो, अगर आपने वो पढ़ा हुआ भी ना हो ना आर्टिकल, तो आप कुछ अपना दिमाग चलाना है। दिमाग, क्योंकि ज़ाहिर है पेपर पढ़ते हुए आ रहे तो कुछ ना कुछ दिमाग में नॉलेज तो होगी ना, तो अपना एक सजेस्टेड आंसर दे देना कि आपके मुताबिक इस करंट इशू में ऐसे डील हो रहा हो। अच्छा, सेकंड सजेस्टेड आंसर याद आया, तो एक बात याद रखना, SBR का पेपर सजेस्टेड आंसर पे बेस करता है। ये नहीं कि मैंने जो आंसर लिखा है वो सही है और जो सामने वाले ने लिखा है वो गलत है, और जो अगर सामने वाले ने लिखा है वो सही है और जो मेरा आंसर है वो गलत है। देखो, आपको अप्लाई करना चाहिए एज पर आप जो स्टैंडर्ड है, और अपना वो स्टेट करना चाहिए, अप्लाई द रूल करना चाहिए, और कंक्लूड कर दिया हमने। लेकिन हर किसी का आंसर डिफरेंट हो सकता है, उसकी जजमेंट कुछ और हो सकती है, उसके रीज़न कुछ और हो सकते हैं, हमारे रीज़न कुछ और सकते हैं। कोई एक राइट आंसर नहीं है, कोई एक रॉन्ग आंसर नहीं है। कुछ भी अगर आपने अपना अप्लाई किया है सही से और अपना कंक्लूजन, आपकी जजमेंट, आपने अपने आप को जस्टिफाई किया है, तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आंसर सजेस्टेड बेसिस है, कोई एक राइट आंसर नहीं है। ठीक है, अब अगर आपके पास करंट इशू आ गया तो आप कोशिश करना कि इसको लिख दो। अगर नहीं आ रहा तो उसको पे टाइम ज़ाया नहीं करना, इतने जो दूसरे सवाल है उन पे फोकस कर लेना, और जब कुछ टाइम बच जाए तो वापसी आके अपना करंट इशू पे डील कर लेना, जितनी कोशिश हो उतना कर लेना। अच्छा, अब क्वेश्चन 3 में क्या होगा? क्वेश्चन 3 में होता है कि ज़्यादातर जो मैंने देखा है अभी तक, उसके अंदर थोड़ी थ्योरी के सवाल आ रहे होते हैं। थ्योरी के सवाल जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट पड़ा है, तो आप उसमें जैसे परफॉर्मेंस कंडीशन है और एक सर्विस कंडीशन है, उनके अंदर क्या डिफरेंस है, कब मीट होते हैं, कब वेस्टिंग कंडीशन पूरी होती है, क्या मॉडिफिकेशंस हैं, तो उनकी कभी कभी होता है थ्योरी पूछ लेता है, तो आपसे पूछता है डिस्कस द ब्रीफरी प्रिंसिपल, इस तरह पूछ लेता है क्वेश्चन, डिस्कस वाई पूछ लेता है, या और कुछ कैलकुलेशन भी आपसे पूछ लेता है। अगर आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो आपको पता है एक टॉपिक आपके पास एक फर्दर जो डील होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का टॉपिक, जिसके अंदर इबिट्टा आ रहा है वगैरह वगैरह के छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, और छोटे टॉपिक नहीं, मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो मेन रीज़न है ना, वो होता है कंपनी को अदर देन अपने जो फाइनेंशियल, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रेशियोज है, उसके अलावा किस तरह अपने जो परफॉर्मेंस है उनको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। अब इबिट्टा में क्या होता है? इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो एक तरीके से वो अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहे हैं, या उनको अपने प्रॉफिट को कैश के या लिक्विडिटी के करीब करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना कैश के अंदर है। तो एक तरीके से चीज़ों को वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। तो देखो, आपको कोई भी बुक वाला रेशियो वापसी रिपीट होते हुए नहीं दिखेगा। जो जैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो आपको कोई टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो आपको SBR की बुक के अंदर है, वो देखो वापसी रिपीट नहीं होगा।
कोई भी नाम से आ सकता है, एबिट्टा हो गया, टिबिट्टा हो गया, चिबिट्टा हो गया, जो भी आ गया, अब उसको आपको बता देगा कि भाई मैंने इसमें क्या क्या इंक्लूड किया और क्या क्या इंक्लूड नहीं किया, और आपको अपना सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन देनी होगी इसके अंदर। डरना नहीं है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से, अपना सजेस्टेड आंसर उसके अंदर देना है कि इसने क्या करने की कोशिश की है, इसने टैक्स क्यों नहीं इंक्लूड किया, इसने इंटरेस्ट क्यों नहीं इंक्लूड किया। जो आपके पास नॉलेज है रेशियो एनालिसिस की, जो F7 से भी आ रही होती है, उसको एक्सप्लेन करना है आपको, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और बाकी अब एक सवाल मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ जो लेटेस्ट वाले सवाल हैं। जी मैं क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूँ। डिस्कस ब्रीफली प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड वेदर इट इज अ मोर रेलिवेंट मेजरमेंट मेथड देन कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी। कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जैसे एसोसिएट में की है, उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें या कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें। तो आपको डिस्कशन करनी है कि इसको डिस्कस करें, जो आपने नॉलेज ली है स्टैंडर्ड की, उसको दोनों को डिस्कस करें। इसमें कोई भी कैलकुलेशन का सवाल नहीं आ रहा। तो समझे क्वेश्चन 3 जो बेस कर रहा होगा आपका थ्योरी पे कर रहा होगा। तो अब एक सवाल है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, जैसे इक्विटी के अंदर आप फेयर वैल्यू थ्रू PNL और फेयर वैल्यू थ्रू OCI में रिकॉर्ड करें, तो उनकी डिस्कशन आ जाएगी कि कौन सा बेनिफिशियल है और क्या किस में क्या ट्रीटमेंट होती है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो आप क्या करेंगे, स्टेट द रूल करेंगे उसको कि IFRS अगर इक्विटी मेथड हमने PNL में किया तो वो जो भी गेन और लॉस है वो PNL में चले जाएगा। हर साल उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, और क्या कहते हैं वो हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। इसी तरह OCI का बता देंगे, दोनों को डिस्कस करके समझा देंगे। इसी तरह आपके पास आ जाएगा आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के अंदर मोस्टली आपके पास ये स्टैंडर्ड्स ही आ रहे होते हैं, और इसके अंदर आपको वो नहीं करना होता, जैसे इसमें कोई मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट नहीं होती, कोई मैनेजमेंट नहीं बता रहा, मैनेजमेंट ने कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं की हुई होती। इसमें आपको वो पूछता है कि एक्सप्लेन कि कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये नहीं करेगा उसको डिस्कस करो कैसे होना चाहिए था, ये पूछेगा कैसे करना चाहिए। मतलब आपको स्टेट बता दिया, अब आप अप्लाई कर दो सिनेरियो में, जैसे जो कैलकुलेशन शो कर दिया इसको एक्सप्लेन कर दिया और कंक्लूड कर दिया। इसके अंदर कोई मैनेजमेंट ने रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं की हुई, कोई मैनेजमेंट ने उल्टा काम नहीं किया हुआ। इसमें आपसे वो खुद पूछ रहा है कि आप अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इसको कैसे डील करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आप इसको कैसे डील कर रहे होंगे। बस ये आपको क्वेश्चन 4 के अंदर समझाना होगा कि आपके पास कैलकुलेशन आ गई। अब इसके अंदर मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ, पढ़ के दिखा देता हूँ। एडवाइस whether the various department and promotional costs related to ICO can be accounted for an intangible asset। वो आपसे पूछ रहा है कि एडवाइस करे whether various development and promotional costs of OCI can be accounted for as intangible asset। आपसे पूछ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो आप अपना अकॉर्डिंग टू IAS 38 स्टेट करेंगे, फिर आप जो उसमें डिटेल दी हुई होगी सिनेरियो में उसमें अप्लाई करके बता देंगे कि हो सकता है ये प्रमोशनल, यानी अगर आप IAS 38 आपने पढ़ा हो तो प्रमोशनल कॉस्ट या मार्केटिंग कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकती, इसका रूल, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अगर आपने कोई रेलिवेंट टीचर से पढ़ा है तो उसने आपको बताई भी होगी। आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसको लिखते जाएंगे, क्योंकि अगर मैं बताऊं कि प्रमोशनल कॉस्ट, क्योंकि उससे जो बेनिफिट हमें हासिल होगा वो सेपरेटली अकाउंट फॉर नहीं हो सकता। जो बेनिफिट हम प्रमोशनल कॉस्ट से हासिल करें, हमें नहीं पता हमें कितनी सेल हमारी प्रमोशनल से बढ़ी है या ऑल टुगेदर कितनी बढ़ी है, हम उसको सेपरेटली उसका बेनिफिट अकाउंट फॉर नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू IAS 38 प्रमोशनल कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज। जो रीज़न है कि इसकी प्रमोशनल कॉस्ट से बेनिफिट हमें नहीं पता लग सकता, तो वो एक्सप्लेन कर देंगे। स्टेट द रूल, अप्लाई द रूल और कंक्लूड कर देंगे। तो आपको उसमें एडवाइस करना होगा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ गुड डिस्क्लोजर। इसी तरह ये सिर्फ आपसे पूछ रहा होगा कि कैसे करना है, कि आप बताएं कैसे करना है, इसको अकाउंट फॉर कैसे करना है। इतनी चीज़ें आपको क्वेश्चन 4 तक करनी होगी। अब अगर आपको 3 घंटे आपका 25 मिनट का पेपर है, कोशिश करना, देखो अगर आप टोटल कर लें अपना टाइम, 3 घंटे को मिनट्स में कर लें और 100 से डिवाइड कर दें, तो किसी भी पेपर पे या किसी भी क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा नहीं लगाना। क्वेश्चन 1 अगर आपका कंप्लीट नहीं होता, खुदा ना खासा, जैसे कि अगर आपको फॉरेन सब्सिडरी का सवाल आ गया है जिसके अंदर आपको पूरी रीट्रांसलेट भी करनी है, उसकी गुडविल निकालने के लिए उसको पहले ओरिजिनल पे निकालना है, जो उसकी ओरिजिनल करेंसी होगी जो सब्सिडरी हमारी उस पर निकालना है, फिर उसको कन्वर्ट करना है, फिर गेन और लॉस उसका निकाल के OCI में ले। तो इसके अंदर अगर लॉन्ग कैलकुलेशन है, जितना हो रहा है इस टाइम के अंदर उतना करना और बाकी आगे सवाल पे चले जाना। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा SBR के अंदर 18 मार्क्स का सवाल, मतलब 18 मार्क्स का तकरीबन पेपर रह गया था,
लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मेरी ये कोशिश थी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल राइट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। जो मैंने किया, जितना मुझसे हो रहा है उस टाइम में, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और ये ना हो कि मैं एक सवाल सही करने के चक्कर में बाकी आगे के सवाल कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ। मेरा जो पेपर आया था उसके अंदर फॉरेन सब्सिडरी थी, उसके अंदर रीट्रांसलेशन रिजर्व भी निकालने थे हमें, और उसके अंदर कोई ट्रेडिंग भी हो रही थी। IAS 38 प्लस IFRS 15 घुसा हुआ था, प्लस IAS 12 घुसा हुआ था। सेक्शन ए की मैं सेक्शन पहला सवाल की बात बता रहा हूँ, तो उसके अंदर काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, मतलब स्टैंडर्ड आपसे लग नहीं रहा था उसके अंदर। तो मेरी कोशिश थी, मैंने अपना कंसोलिडेशन का जो A B पार्ट था वो कर लिया। C D के अंदर थोड़ी मुझे कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी, मैंने छोड़ दिया। अब मैं आगे बढ़ा। एथिक्स का सवाल मैंने फटाफट 10 मार्क्स का मेरे पास एथिक्स का सवाल आया था, मैंने उसको पूरा निपटा दिया। उसी तरह आगे मैंने अपना क्वेश्चन 2 कर लिया। अच्छा ये हुआ कि मेरे पास करंट इशू आया था, और मुझे करंट इशू तकरीबन आता था, तो मेरा करंट इशू भी बेहतरीन हो गया था। क्वेश्चन 3 मैंने कर ली थी, फिर क्वेश्चन 4 के अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो टोटल जब मैं पेपर अपना ख़त्म करने के दरमियान आ गया था, तो मेरी वो शुरू वाली चीज़ें रह गई थी और आखिरी वाली चीज़ें रह गई थी। लेकिन पेपर फिर भी पास हो गया, क्योंकि मैंने जो किया था, एक तो अपना बेस्ट अप्रोच दी थी, बेस्ट आंसर्स लिखे थे, और जो मैंने फोकस किया था कि भाई जो चीज़ें मुझे आती है टाइम के दरमियान वो सब मैं कर लूँ। ये ना हो कि एक के अंदर आंसर बहुत अच्छा लिख लूँ और दूसरा मेरा आंसर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो। तो आपको कोशिश करनी है कि जो टेक्निक है SAC वाली वो आप अप्लाई करें, एथिक्स के आंसर्स पढ़ें। फिर भी कोई अगर इशू हो रहा हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर ले। तो बिल्कुल कोई भी स्टैंडर्ड के अंदर अगर आपको इशू हो रहा हो, या कंसोलिडेशन के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर कोई इशू हो रहा हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर ले, या तो बल्कि यूट्यूब चैनल पे जो चीज़ें वीडियोस अवेलेबल है वो आप बिल्कुल देख लें। मेरी कोशिश होगी कि मैं अभी जितना भी टाइम में, और अगर वीडियोस मुझसे डल रही होंगी तो मैं कोशिश करूँगा सारी की सारी वीडियोस डाल दूँ। जब तक के लिए अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा।